ओपन कोर्स में आपका स्वागत है। कल हमने देखे था वर्ब्स को और उसी चैप्टर को हम आज यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। कल हमने देखे थे बेसिक फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स क्या होते हैं, तो उसी से हम आज यहाँ पर स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर। फिर हम देखेंगे वर्ब फॉर्म्स जो होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब्स के लिए किस तरह से होते हैं और मेन वर्ब्स के लिए किस तरह से होते हैं, ये हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं। फिर हम देखेंगे फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स में क्या अंतर होता है, और नॉन फाइनाइट के पार्ट होते हैं इन्फिनेटिव्स, पार्टिसिपल्स और जेरेंट्स, इन्हें हम देखेंगे। और लास्ट रहेगा हमारा ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। तो कल वाले पार्ट से हम कंटिन्यू करेंगे वर्ब फॉर्म्स। कल हमने 6 तरह के वर्ब फॉर्म्स देखे थे। पहला था हमारा बेस फॉर्म, फिर था हमारा प्रेजेंट फॉर्म, फिर था हमारा पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म और इन्फिनेटिव फॉर्म। अब हमें यह देखना है कि ये जो फॉर्म थे, 6 तरह के जो हमारे फॉर्म्स है वर्ब्स के लिए जो होते हैं, ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स में किस तरह से दिखते हैं। तो हम पहले देखेंगे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स के अंदर वर्ब्स के फॉर्म्स को। तो 3 तरह के प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होते हैं। पहला होता है बी, दूसरा होता है डू और तीसरा होता है हमारा हैव। 3 तरह के हमारे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। इनके हमें देखना है वर्ब के फॉर्म्स क्या क्या बनेंगे। अब दीज वर्ब्स कैन ऑल्सो फंक्शन एज मेन वर्ब्स। ये चीज़ हम पिछले चैप्टर में देख चुके हैं कि जहां भी हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स थे जहां पर हमने प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स को एज अ मेन वर्ब यूज किया था। अब हम देखते हैं इनके 6 फॉर्म्स को, किसके, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स के। तो 3 तरह के हमें पता है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होते हैं। पहला है बी फॉर्म, दूसरा डू फॉर्म और तीसरा हैव फॉर्म। अब हम इन्हें एक एक करके इनके फॉर्म्स बनाते हैं। तो पहला हमारा बेस फॉर्म जो है वो पहले हम लेते हैं बी को। तो बेस फॉर्म हमारा हुआ बी। अब इसका हमें बनाना है प्रेजेंट फॉर्म। तो V1 प्लूरल में, मतलब दे के लिए क्या आता है, हमेशा दे के लिए आता है आर। तो यहां पर हम इसके फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे आर। और थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए क्या आएगा, ही इज या शी इज। तो इसका जो हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म रहेगा वो आएगा हमारा इज। अब यहां पर एक एम भी होता है, जैसे आई एम होता है। तो एम ना हमारे प्लूरल में आता है ना हमारे थर्ड सिंगुलर में आता है। आता वो प्रेजेंट फॉर्म में ही है, पर वो ना इस कैटेगरी में है ना इस कैटेगरी में है। तो मैं इसे क्या कर रहा हूं, बीच में कहीं पर लिख देता हूं, ए एम। ठीक है, तो हमारे जो प्रेजेंट फॉर्म है बी का वो 3 होगा, इज, एम और आर। अब हम देखेंगे बी का पास्ट फॉर्म क्या होगा। तो बी का पास्ट फॉर्म यहां पर हमारे पास 2 चीजें हैं। एक होगा हमारा वॉज और एक और पॉसिबिलिटी है वो है वर। ये 2 पॉसिबिलिटी है पास्ट फॉर्म की। अब हम देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल क्या बनेगा बी फॉर्म का। तो पास्ट पार्टिसिपल होगा इसका बीन, बीन। और नेक्स्ट हमारा है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होगा। तो हमें पता है कि जो हमारा बेस फॉर्म है उसमें हमें आईएनजी ऐड करना है। तो बेस फॉर्म है हमारा ये, इसमें आईएनजी जब ऐड करते हैं तो वो हो जाता है बीइंग। और हमारा लास्ट है इन्फिनेटिव पार्ट। उसमें हमें पता है कि हम हमारा जो बेस पार्ट है, जो हमारा बेस फॉर्म है वर्ब का, उसके आगे हमें टू लगाना है। तो हम यहां पर लिखेंगे इसे टू प्लस हमारा बेस फॉर्म क्या है बी। तो इस तरह से हमने बी जो हमारा प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है उसके हमने सारे यहां पर वर्ब के फॉर्म्स लिखे। इस तरह से अब हम डू के लिए भी लिखेंगे। तो डू के लिए अगर हम देखें तो प्लूरल, तो दे डू। तो यहां पर भी ये होगा डू। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए क्या होगा, ही डज या शी डज। तो डी ओ ई एस। फिर अब इसका हमें देखना है पास्ट। डू का पास्ट क्या होगा, ये होता है डिड, डिड। पास्ट पार्टिसिपल डू का डन। प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना है तो बेस फॉर्म में हमें आईएनजी ऐड करना है, तो ये हो जाएगा हमारा डूइंग। और लास्ट में इन्फिनेटिव बनाने के लिए टू प्लस डू, टू डू। तो इसे मैं यहां से बी से प्लस साइन हटा देता हूं। इसे हम लिख देते हैं टू बी, इसे हम लिख देते हैं टू डू। उसी तरह से अब हम हैव के लिए देखते हैं। तो हैव के लिए हमें सबसे पहले प्लूरल देखना है, तो दे हैव। तो ये हैव ही रहेगा यहां पर। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए देखना है, तो ही हैव नहीं होता, ही हैज होता है या शी हैज होता है।
तो यहां पर हम लिखेंगे हैज। अब हमें पास्ट के लिए देखना है, तो हैव का पास्ट क्या होगा? हैड। हैड। पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा? वो भी हैड होगा यहां पर। प्रेजेंट पार्टिसिपल हैव का हैविंग। और लास्ट में इंफिनिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं? टू। और आगे हम जोड़ देंगे हमारा बेस फॉर्म जो है हैव। टू हैव। तो आप देखेंगे ये हमारे 6 फॉर्म्स हैं किसके? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स के। 3 तरह के प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होते हैं, बी, डू और हैव। तो बी, डू और हैव के हमने ये सारे इनके वर्ब के फॉर्म्स लिखे। अब हम देखते हैं हमारा जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब थे वो यहां पर खत्म हुए। अब हम देखेंगे फॉर्म्स ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी। फॉर्म्स ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। हमें पता है हेल्पिंग वर्ब 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स और दूसरे होते हैं मॉडल्स। तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब हमने देख लिए, अब आते हैं मॉडल्स। अब यहाँ पर हमें दिया है कि मॉडल वर्ब्स हैव ओनली वन फॉर्म ईच, दे नेवर चेंज। मतलब जो मॉडल्स होते हैं उनका कोई भी वर्ब फॉर्म नहीं होता है, उनके हमेशा एक ही फॉर्म चलते हैं। तो यहाँ पर अगर हमारे मॉडल वर्ब्स हैं जैसे कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट और ऑट टू। कुछ होते हैं हमारे सेमी मॉडल वर्ब्स, वो हो सकते हैं नीड, डेयर और यूज टू। तो अब ये जितने भी आपको यहाँ पर मॉडल वर्ब्स दिए हुए हैं इनके फॉर्म्स नहीं बनते हैं, ये हमेशा इसी फॉर्म में यूज होते हैं। अब यहाँ पर एक चीज है, यहाँ पर हमने सेमी मॉडल वर्ब्स लिखा है, तो यहाँ पर कभी नीड का नीड्स हो सकता है, तो ये कभी कभी जो है ना ये एक मेन वर्ब्स की तरह भी यूज में हो जाते हैं सेमी मॉडल्स। इस वजह से इन्हें हमने थोड़ा सा एक अलग कैटेगरी बनाकर लिखा है। डिटेल में इसकी हम फिर कभी देखेंगे, अभी आपके लिए इतना जानना बस जरूरी है। अब हम देखते हैं फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब्स। अब आते हैं हमारे मेन वर्ब्स में। अभी तक हमने देख लिया हेल्पिंग वर्ब, फिर हमने देखा मॉडल्स, अब आएंगे हमारे मेन पार्ट जो कि है मेन वर्ब्स। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं और इनका हमें फॉर्म बनाने हैं, वर्ब के फॉर्म्स बनाने हैं। तो अब इन्हें पहले वाले ही हमारा लॉजिक अप्लाई करेंगे और इन्हें बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे पास बेस फॉर्म जो कि है एक्ट। अब एक्ट का मुझे बनाना है प्लूरल V1 में, प्रेजेंट फॉर्म में। तो एक्ट प्लूरल के लिए क्या होगा? दे एक्ट। तो एक्ट का यहां पर फिर से हो जाएगा एक्ट। थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए एक्ट, ही एक्ट्स या शी एक्ट्स। तो यहां पर हमारे पास एस यहां पर जुड़ेगा, एक्ट्स। फिर आएगा पास्ट फॉर्म, तो एक्ट का पास्ट फॉर्म होता है एक्टेड। पास्ट फॉर्म कैसे बनाते हैं? जो भी हमारा बेस फॉर्म रहता है उसमें हम आगे डी या फिर कुछ में ईडी जुड़ते हैं। हर इसके भी रूल्स होते हैं किसमें डी जुड़ेगा या किसमें ईडी जुड़ेगा, पर उन रूल्स में अभी हम नहीं जाना चाहते हैं, वो आप बुक में रिफर करिएगा क्योंकि बहुत सारे उसमें चेंजेस आते हैं, बहुत सारे वेरिएशंस हैं। तो हम यहाँ पर अभी सिर्फ फॉर्म देखना चाहते हैं कि अलग अलग जो वर्ब्स होते हैं उनके फॉर्म्स किस तरह के दिखते हैं और क्या इन जो फॉर्म्स बनते हैं हमारे वर्ब के जो फॉर्म बनते हैं इनसे कुछ चेंज भी आते हैं क्या इनमें। तो ये चीज़ें हमें अभी नोटिस करनी है। अब आता है हमारा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, तो वो भी एक्ट का एक्टेड ही रहेगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल में बेस फॉर्म में हम आईएनजी जोड़ेंगे तो हो जाएगा एक्टिंग। और इन्फिनेटिव पार्ट हमारा बनेगा टू एक्ट। यहां पर इसे मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूं, ये हो जाएगा एक्टिंग। अब देखते हैं हमारा सेकंड वर्ब जो कि है कंपेयर। अब कंपेयर को हमें प्लूरल में लिखना है, तो दे कंपेयर। तो कंपेयर हमारा फिर से सेम रहेगा। एस और एस थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या होगा? ही कंपेयर्स या शी कंपेयर्स। तो ये हो जाएगा कंपेयर्स। अब पास्ट में हमें लिखना है, तो कंपेयर का पास्ट होगा कंपेयर्ड। अब आप यहां देखिए हमने ईडी जोड़ा, फिर पास्ट पार्टिसिपल वो भी होगा कंपेयर्ड। प्रेजेंट पार्टिसिपल कंपेयर में हम आईएनजी फॉर्म बनाना, तो वो हो जाएगा कंपेयरिंग। यहां से ई ड्रॉप हुआ, उसकी जगह आईएनजी आता है। तो इस तरह से बहुत सारे इसमें रूल्स चलते हैं कि क्या ड्रॉप होगा, क्या उसकी जगह पर आएगा। तो ये सब आपको बुक से रिफर करना चाहिए।
फिर आता है कंपेयर का, हमें बनाना है इन्फिनेटिव पार्ट, तो वो होगा टू कंपेयर, टू कंपेयर। फिर हम देखते हैं तीसरा वर्ड एंजॉय। एंजॉय को मुझे V1 प्लूरल में लिखना है, तो दे एंजॉय, एंजॉय हमारे प्लूरल फॉर्म में रहेगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए क्या होगा, ही एंजॉयज या शी एंजॉयज, तो एंजॉयज। अब एंजॉय को मुझे पास्ट फॉर्म में लिखना है, तो ये होगा एंजॉयड। पास्ट पार्टिसिपल वो भी हमारा होगा एंजॉयड। और अब हमें लिखना है प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो उसमें हमें बेस फॉर्म में आईएनजी लगाना है, तो एंजॉय का बन जाएगा हमारा एंजॉइंग। और लास्ट में इन्फिनेटिव पार्ट में होगा टू एंजॉय। ये हुआ हमारा एंजॉय का पार्ट। अब ये हम इतने सारे जो फॉर्म्स चेंज करते हैं, ये क्यों करते हैं, ये भी मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। तो अब चलते हैं हमारे टेक फॉर्म में, मतलब हमारे पास एक जो दूसरा बेस फॉर्म है वो है टेक। अब टेक का हमें बनाना है प्लूरल, तो टेक का प्लूरल दे टेक, तो टेक का टेक ही रहेगा। अब हमें थर्ड पर्सन सिंगुलर बनाना है, ही टेक्स या शी टेक्स, ये हो जाएगा टेक्स। अब यहां पर आप देखें, हमें बनाना है पास्ट फॉर्म टेक का। अब टेक का जो पास्ट फॉर्म होता है वो होता है टुक, होता है टुक। अब एक चीज नोटिस करेंगे, पहले तो हम यहाँ पर कंपेयर एंजॉय जो थे ऊपर एक्ट था, उसमें सिंपल डी या ईडी हम जोड़ के उसको कंपेयर्ड एक्टेड एंजॉयड कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर हम टेक को टुक लिख रहे हैं, टेक्ड नहीं लिख रहे हैं। यहाँ पर इसके आगे हम डी या ईडी ऐसा कुछ नहीं लगा रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है, क्यों आ रहा है ये मैं आपको भी आगे बताता हूँ। पहले हम सारे फॉर्म्स लिख लेते हैं। टेक का पास्ट होगा टुक, और इसका जो पास्ट पार्टिसिपल होगा वो होगा टेकन, टेकन। फिर हमारा जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा वो होगा टेकिंग, और लास्ट में इन्फिनेटिव पार्ट टू टेक। फिर गेट का दे गेट, तो गेट का गेट ही रहेगा यहां पर भी। ही गेट्स शी गेट्स, तो यहां पर होगा गेट्स। अब पास्ट फॉर्म में गेट का हो जाता है गॉट। थर्ड फॉर्म भी इसका जो पास्ट पार्टिसिपल है वो भी रहेगा गॉट। जो हमारा इन्फिनिट ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है वो हो जाएगा गेटिंग, एक टी यहां पर एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, और लास्ट में टू गेट। सी के लिए भी हम देख लेते हैं। सी के लिए होगा दे सी, तो सी का सी ही रहेगा। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही सीज या शी सीज, तो ये हो जाएगा SEES। अब हमें लिखना है यहां पर पास्ट फॉर्म, तो सी का पास्ट फॉर्म होता है सॉ। अब इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होगा, सॉरी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होगा, सीन। और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म इसके आगे हम आईएनजी लगाएंगे, सीइंग। और लास्ट हमारा इन्फिनेटिव टू सी। अब आप देखेंगे ऊपर के जो यहां पर जो तीन हैं, ये एक्ट कंपेयर एंजॉय, ये एक ही तरह से यहां पर आप देखेंगे कि एक्ट कर रहे हैं। मतलब इनका अगर मुझे बेस फॉर्म पता है तो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म में सारा एक तरह से बना पा रहा हूं। लेकिन यहाँ के जो नीचे के जो तीन वर्ड्स हैं, जो वर्ब्स हैं, इनमें आप देखेंगे इनका जो पास्ट फॉर्म है और जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, इसको बनाने का कोई एक डेफिनेट रूल नहीं चल रहा है। यहाँ पर टुक हो जा रहा है, यहाँ पर गेट का गॉट हो रहा है, यहाँ पर सी का सॉ हो रहा है, यहाँ पर टेकन, यहाँ पर गॉट, यहाँ पर सीन। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ डिफरेंस है। कुछ वर्ब्स ऊपर वाले इस तरह की प्रोसेस को फॉलो करते हैं, और कुछ वर्ब्स होते हैं जैसे कि नीचे तीन वाले, इनमें कोई भी डिफाइंड प्रोसेस नहीं है। ये जो ऊपर वाले जो तीन वर्ड्स हैं, इन्हें हम कहते हैं रेगुलर वर्ब्स। क्यों? क्योंकि ये एक रेगुलर पैटर्न में एक कुछ ना कुछ एक रूल फॉलो कर रहे हैं, जिनका हम V2 V3 बना पा रहे हैं। और जो यहाँ पर जो नीचे वाले तीन वर्ड्स हैं, इन्हें हम कहते हैं इरेगुलर वर्ब्स, क्योंकि इनका जो पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, इसे बनाने का कोई एक डेफिनेट रूल नहीं है। हर वर्ब के इनके पास्ट और पार्टिसिपल फॉर्म को हमें अलग से याद करना पड़ता है। तो जो भी डिफरेंस आता है वो आप देखेंगे
रेगुलर और इरेगुलर वर्ब में हम चेक क्या करते हैं, पास्ट फॉर्म को और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को, V2 और V3। जो भी चेंज आता है वो पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में आता है, किसमें, रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स में। तो यही होता है हमारा डिफरेंस रेगुलर और इरेगुलर में। इसे हम अब डिटेल में देखते हैं। रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स आर दोज whose past tense and past participles are formed by adding d और ed। मतलब सफिक्स में हम उसमें d लगाते हैं या ed लगाते हैं टू द एंड ऑफ द वर्ब। हम या तो उसमें d ऐड कर रहे थे या ed ऐड कर रहे थे, ठीक है। जैसे यहीं पर एग्जांपल देख लें, अगर हमारा बेस फॉर्म है अरेंज तो उसका पास्ट फॉर्म क्या होगा, अरेंज्ड, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होगा, अरेंज्ड। अब एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जब हम रेगुलर और इरेगुलर की बात कर रहे हैं तो ये जो 6 के 6 हमने वर्ब फॉर्म्स देखे थे, इसमें हम प्रेजेंट को नहीं अभी काउंट करेंगे, ना प्रेजेंट पार्टिसिपल देखेंगे, ना इन्फिनेटिव देखेंगे। हम सिंपली क्या देखेंगे, बेस फॉर्म जो हमारा मेन वर्ब रहेगा, उसका पास्ट फॉर्म और उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। बस ये 3 चीजें हम देखेंगे, बेस, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल। किसके लिए, रेगुलर और इरेगुलर के लिए। तो अब रेगुलर वर्ब हमारा अरेंज है तो वो अरेंज्ड उसका पास्ट हुआ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये अगर हुआ वर्ब का बेस फॉर्म, ये क्या होगा हमारा अरेंज्ड, हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो V2 फॉर्म और ये V3 फॉर्म। ऐसे ही नीचे भी ये फॉलो होंगे। तो बेस वर्ब अगर हमारा अराइव है तो उसका जो पास्ट फॉर्म होगा अराइव्ड, और जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होगा वो भी अराइव्ड। अगर हम बेक को देखें तो जो हमारा बेस फॉर्म है वो है बेक, उसका जो पास्ट फॉर्म है वो है बेक्ड, और जो उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वो है बेक्ड। इसी तरह से बाकी वर्ब्स भी फॉलो कर रहे हैं। किसके, ये सारे एग्जांपल हैं रेगुलर वर्ब्स के। तो आप देखेंगे इनमें जो लास्ट में इन्हें पास्ट या पार्टिसिपल बनाने में हम डी या ईडी उसके सफिक्स में ऐड कर देते हैं। इस तरह से हम बनाते हैं रेगुलर वर्ब्स। अब बात करते हैं इरेगुलर वर्ब्स की। वी कैन नॉट प्रेडिक्ट हाउ एन इरेगुलर विल फॉर्म, इट्स पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। मतलब उसका पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कैसे बनेगा, किसका, इरेगुलर वर्ब का। जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये अगर है बेस फॉर्म वर्ब का, हमारा बेस वर्ब है, ये है अगर V2 मतलब पास्ट फॉर्म, और ये है अगर V3 मतलब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो आप देखेंगे ये इरेगुलर वर्ब्स के एग्जांपल हैं। बिकम अगर मेरा बेस फॉर्म है तो उसका पास्ट बन रहा है बिकेम, और उसका पास्ट पार्टिसिपल बन रहा है बिकम। वैसे ही अगर मैं बर्स्ट को देखूं तो जो हमारा बेस फॉर्म है वो है बर्स्ट, उसका जो पास्ट फॉर्म है वो भी है बर्स्ट, और जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वो भी है बर्स्ट। अब अगर मैं कैच को देखूं तो कैच पास्ट फॉर्म कॉट और थर्ड फॉर्म भी कॉट, लेकिन आप चूजन में आप देखेंगे तीनों बदल जा रहे हैं, चूज, चोज और चोजन। यहाँ पर बर्स्ट में एक भी नहीं बदल रहा था, सेम है, जो बेस फॉर्म है वही पास्ट फॉर्म है, वही उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। तो ये चीजें हैं इरेगुलर वर्ब्स में। अब इस कारण से क्या होता है, इरेगुलर वर्ब में चूंकि कोई भी प्रोसेस फॉलो नहीं होती तो हमें इरेगुलर वर्ब्स के फॉर्म्स को याद रखना पड़ता है। कौन कौन से फॉर्म्स को, बेस फॉर्म तो आपको गिवन रहेगा, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। क्यों सिर्फ ये दो, क्यों, बाकी क्यों नहीं? क्योंकि आप देखेंगे अगर हम नीचे वाले इरेगुलर वर्ब्स की भी बात करें तो जो इसका V1 वाला जो हमारा प्रेजेंट फॉर्म है वो नहीं बदल रहा है, सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है। जो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला पार्ट है वो भी आप देखें नहीं बदल रहा है, उसमें भी ING आगे ऐड हो रहा है, और इन्फिनेटिव भी नहीं बदलता है, वो भी 2 प्लस बेस फॉर्म आता है। जो भी चेंज आ रहा है वो आ रहा है हमारा पास्ट में और पास्ट पार्टिसिपल में। तो इसी चीज को हम देखते हैं, बेस फॉर्म देखते हैं, पास्ट देखते हैं और पास्ट पार्टिसिपल देखते हैं रेगुलर और इरेगुलर में। तो इरेगुलर के बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, बहुत सारे वर्ब्स होते हैं इरेगुलर, जिन्हें हमें अलग से याद करना पड़ता है। स्कूल में भी इस तरह से टीचर हमें सिखाती थी, सी, सॉ, सीन, इस तरह से करके। तो इसी वजह से उन्हें सिखाना पड़ता था, क्योंकि इन्हें बनाने का कोई तरीका नहीं है, इन्हें हमें याद ही रखना पड़ता है। तो आप भी गूगल से या फिर इंटरनेट सर्च करके या फिर आप बुक में से इस तरह की जो रेगुलर वर्ब्स होंगे उन्हें आप याद करिएगा। सारे रेगुलर वर्ब याद नहीं करने होते हैं, जो फ्रिक्वेंटली यूज़ में आते हैं हम उन्हें ज़्यादातर प्रेफर करते हैं। दूसरा, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करेंगे तो इस तरह के ज़्यादा से ज़्यादा वर्ब्स हमें मिलने लगेंगे, तो वो हमें याद भी रहेंगे। अगर आप इन्हें इस तरह से याद करना शुरू करेंगे तो कितना याद कर पाएंगे, ज़्यादा तो हो नहीं पाएंगे। तो इस तरह की चीज़ों को याद करने का एक ही तरीका है कि ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग हैबिट को बढ़ाना। अब हम अगले टॉपिक पर चलते हैं, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो अलग अलग तरह के हम यहाँ पर वर्ब्स की क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। हम रेगुलर देख रहे हैं, इरेगुलर वर्ब्स देख रहे हैं, अब फाइनाइट देख रहे हैं, नॉन फाइनाइट देख रहे हैं, आगे और भी तरह के हम इसमें इनकी क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो फाइनाइट वर्ब्स चेंज देयर फॉर्म
व्हेन देयर इज अ चेंज इन द सब्जेक्ट और द टेंस। जो फाइनाइट वर्ब होते हैं उनके जो फॉर्म्स होते हैं, ऊपर के जो हमने अभी 6 फॉर्म देखे थे, वो चेंज होते हैं किसके हिसाब से? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से। अब सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट के अलावा नंबर भी इसमें काउंट होता है कि कितने, मतलब नंबर क्या है, मतलब प्लूरल है, सिंगुलर है, इस तरह से। तो फाइनाइट वर्ब्स जो हैं वो चेंज देयर फॉर्म किसके हिसाब से? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के नंबर और टेंस के हिसाब से। एग्जाम्पल हम देखते हैं, आई वर्क हार्ड फॉर माई फैमिली। तो यहां पर वर्ब क्या हुआ? वर्क। अब सब्जेक्ट क्या है? आई। आई मतलब क्या है? फर्स्ट पर्सन है ये। तो फर्स्ट पर्सन के हिसाब से जो हमारा वर्ब है, इन सारे एग्जाम्पल में जो हमारा वर्ब जिसे हम काउंट कर रहे हैं, जिसे हम कंसिडर कर रहे हैं, वो है वर्ब। अगर मैं यहां पर लूं इन सारे एग्जाम्पल्स में, ठीक है, वो है वर्क। हम यहां पर वर्क वर्ब को नोटिस कर रहे हैं। तो वर्क जब यहां पर आप देखेंगे फर्स्ट पर्सन के साथ आ रहा है, तो वो वर्क, उसका फॉर्म क्या है? वर्क ही है। अब जब वो माया वर्क्स हार्ड फॉर हर फैमिली, यहां पर क्या है? वर्क्स। अब माया यहां पर क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म है, ऊपर हमने टेबल में देखा है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में वर्क वर्क्स में कन्वर्ट हो जा रहा है, मतलब फॉर्म उसका चेंज हो रहा है। अब ही वर्क्स हार्ड फॉर हिज फैमिली, अगेन थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वर्क्स हो रहा है। ये दोनों एक तरह के सेम एग्जाम्पल हो गए। अब फोर्थ वाले में आप देखिए, ही वर्कड वेरी हार्ड यस्टरडे। अब यहां पर जो हमारे वर्ब है उसका जो फॉर्म है वो हो रहा है वर्कड, मतलब ये थर्ड फॉर्म में चला जा रहा है, सेकंड फॉर्म में, पास्ट में चला जा रहा है ये। अब इस तरह से आप देखेंगे फाइनाइट वर्ब्स में कि जो फॉर्म है वो चेंज हो रहे हैं। वर्क है, वर्क्स है, वर्कड है, और किसी दूसरी तरह का एग्जाम्पल होता तो वहां पर और भी हम इसे फॉर्म को चेंज करते। अब ये किस हिसाब से चेंज हो रहे हैं? सब्जेक्ट, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन, यहाँ पर थर्ड पर्सन, ठीक है, और टेंस के हिसाब से कि हम यहाँ पर अभी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम पास्ट की बात कर रहे हैं, कहीं पर हम हैबिट की बात कर रहे हैं। तो इस हिसाब से सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से वर्ब चेंज होते हैं। जो इस तरह से चेंज होते हैं उन्हें हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब्स। तो अब आते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स, तो वो इसका ऑब्वियसली उल्टा होगा। नॉन फाइनाइट वर्ब्स डू नॉट चेंज देयर फॉर्म। यहाँ पर इसे अंडरलाइन कर देता हूँ, डू नॉट चेंज देयर फॉर्म व्हेन देयर इज अ चेंज इन नंबर ऑफ पर्सन और सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में चेंज हो या फिर नंबर ऑफ पर्सन में चेंज हो या टेंस में चेंज हो, उसके बाद भी जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं वो अपना फॉर्म नहीं चेंज करते हैं। एग्जाम्पल हम देखते हैं, आई वॉन्ट टू ईट समथिंग डिलीशियस। अब आप यहां पर इसे देखिए, ईट। फिर वंदना हैज टू ईट एप्पल्स एवरी डे, यहां पर भी ईट। और दे वॉन्ट टू ईट एग्स फॉर ब्रेकफास्ट, यहां पर भी ईट। अब ईट के फॉर्म में आप देखेंगे कहीं पर भी चेंज नहीं आ रहा है, चाहे उसे मैं फर्स्ट पर्सन की तरह यूज करूं, चाहे उसे मैं थर्ड पर्सन सिंगुलर की तरह यूज करूं, चाहे मैं उसे प्लूरल में यूज करूं, ईट में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। तो इस तरह के जो वर्ब्स होते हैं जिनमें सब्जेक्ट या नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स या फिर टेंस की वजह से कोई चेंज ना आता हो, उन्हें हम कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स। अब ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर ऑफ 3 काइंड्स। पहला है हमारा इन्फिनेटिव, जो हमने टेबल बनाई थी उसमें जो हमारा लास्ट वाला 6th वाला फॉर्म था वही है यहाँ पर इन्फिनेटिव। अब इन्फिनेटिव इनमें क्या खास है, इन्हें हमें क्यों अलग से बताना पड़ रहा है कि नॉन फाइनाइट और फाइनाइट हैं, चेंज नहीं हो रहे हैं फॉर्म, तो इन्हें हम अलग से क्यों बताना पड़ रहा है? इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ आप देखेंगे दे फंक्शन एज अ सब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एडजेक्टिव और एडवर्ब इन अ सेंटेंस। अब है तो ये वर्ब, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं। अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? वो तो नाउन्स या प्रोनाउंस होते हैं। इसका मतलब है यहाँ पर ये जो इन्फिनेटिव है, जो वर्ब है, वर्ब का फॉर्म है, ये काम किसकी तरह करता है? नाउन या नाउन की तरह काम करने लगता है, एडजेक्टिव की तरह काम करने लगता है और एडवर्ब की तरह काम करने लगता है। अब सारे सेंटेंसेस में ये अलग अलग तरह से काम करेगा, तो इन्हें हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कहाँ पर ये किस तरह से काम कर रहा है। तो सबसे पहली जो एनोमली है वो आप ये देखोगे कि एक वर्ब है जो कि नाउन की तरह काम करने लगा है, या एडवर्ब की तरह काम करने लगा है, या एडजेक्टिव की तरह काम करने लगा है। तो ये थोड़ी सी नई चीज़ हो रही है, इसी वजह से हमें ये अलग से देखना पड़ रहा है नॉन फाइनाइट वर्ब्स में इन्फिनेटिव्स को। अब ये जो नॉन फाइनाइट की जो 3 काइंड्स हैं, इन्फिनेटिव है, जेरेंड है, पार्टिसिपल है, ये थोड़ा सा जो है एडवांस पोर्शन में चला जाता है।
और ये ज़्यादातर यूज़ होता है जब हम राइटिंग करते हैं, मतलब जब हमें रिटन इंग्लिश के लिए यूज़ में लेना होता है। हमारी एग्ज़ाम की पर्पज़ से ये बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में हमारे पास तो क्वेश्चन भी लिखा रहेगा और आंसर भी लिखा रहेगा। हमें सिर्फ हमारी एग्ज़ाम में पहचाननी पड़ती है चीज़ों को, इसलिए हमें आसान पड़ता है। इसलिए हम इनकी ज़्यादा डेप्थ में ना भी जाएँ तो भी हमारा काम चल जाता है, लेकिन हमें एटलीस्ट पता तो होना ही चाहिए, क्योंकि कई जगह फिर हम धोखा खा जाएंगे कि हम सोचेंगे अरे ये तो वर्ब है और ये तो नाउन की जगह पता नहीं कैसे आ रहा है, फिर हम अपना सर खुजाते रहेंगे। तो एटलीस्ट हमें इतनी जानकारी होनी चाहिए कि कुछ वर्ब्स भी ऐसे होते हैं जो नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह काम कर सकते हैं। अगर इतना भी आपको पता है तो आपके लिए सफिशिएंट है। अब देखते हैं इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल हम देख लेते हैं। दे फंक्शन एज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की तरह काम करेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह काम कर सकते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर सकते हैं और एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह काम कर सकते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, इनके एग्जाम्पल देखने की बजाय पहले हम इन चीज़ों को ही देख लेते हैं कि ये क्या क्या है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो आपको पता है क्या है, क्योंकि हम इन्हें पहली चैप्टर में कवर कर चुके हैं। कुछ 3 चीज़ें हमारे पास नहीं आ रही हैं, वो है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एडजेक्टिव और एडवर्ब। तो इनका हम ब्रीफ से पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। यहां पर है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट गिव्स फर्दर मीनिंग टू द सब्जेक्ट। अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट विल ऑलवेज बी अ नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट फॉलोज लिंकिंग वर्ब। तो 3 चीज़ें आपको यहाँ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में बताई हैं कि एक तो वो जो हमारा सब्जेक्ट है, हमारे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसके बारे में और थोड़ी सी ज़्यादा हमें जानकारी देता है, पहली चीज़। दूसरी बात, जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा वो या तो नाउन होगा, प्रोनाउन होगा या एडजेक्टिव होगा। तीसरी चीज़, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमेशा लिंकिंग वर्ब के बाद आता है। तो लिंकिंग वर्ब क्या होता है ये तो हम देख चुके हैं, तो अब हम सीधा एग्जाम्पल देखते हैं। राजू इज अ पुलिसमैन। अब यहाँ पर सबसे पहले आप बताएं लिंकिंग वर्ब क्या होगा, तो आप बोलेंगे इज। लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब क्या होते हैं, जो कि हमें स्टेट ऑफ बीइंग बताते हैं, किसका, वर्ब का, सॉरी हमारे सब्जेक्ट का। तो राजू यहाँ पर राजू है, राजू इज अ पुलिसमैन, तो बता रहे हैं कि राजू एक पुलिसमैन है। अब आप देखेंगे राजू हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है और पुलिसमैन, इसे मैं अंडरलाइन कर देता हूँ ग्रीन से। क्या है राजू, तो पुलिसमैन है, मतलब राजू के बारे में मुझे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है वो है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। पुलिसमैन क्या होता है, ये भी नाउन है, तो ये एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ। उसी तरह से ही विल बी फाइन, तो अब यहाँ पर वर्ब पार्ट क्या है, विल और बी, और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मुझे क्या दी है, फाइन। सब्जेक्ट क्या है, ही, मतलब ही के बारे में मुझे और ज़्यादा बताया जा रहा है कि वो ठीक है। तो फाइन जो है यहाँ पर वो हमारा ही की और ज़्यादा डिटेल बता रहा है, इस वजह से ये हुआ हमारा इस केस में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब हम देखते हैं एडजेक्टिव क्या होते हैं। अभी हम सिर्फ ब्रीफ डेफिनेशन देख रहे हैं इनकी, इन चीज़ों को हम बाद में अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे जब इनके चैप्टर्स में हम जाएंगे। तो यहाँ पर है एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब और मॉडिफाई नाउन्स और प्रोनाउंस। नाउन और प्रोनाउन को जो थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। इसका क्या मतलब होता है, एग्जाम्पल से देखते हैं। इट लुक्स ग्रीन, तो यहाँ पर ग्रीन को मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। ही सीम्स चीयरफुल, तो चीयरफुल को मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर देता हूँ। अब इट लुक्स ग्रीन, ग्रीन क्या दिख रहा है, तो इट मतलब हमारा जो मेन सब्जेक्ट है उसके बारे में हमें थोड़ी सी और चीज़ें, उसे और थोड़ा सा मॉडिफाई करके बता रहा है कि ये दिख रहा है, लेकिन कैसा दिख रहा है, तो एक ग्रीन सा दिख रहा है। तो ये जो एक्स्ट्रा पार्ट हमें ऐड करके दिया है उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। वैसे इस वाले पार्ट में ही सीम्स चीयरफुल, तो वो कैसा लग रहा है, तो वो बहुत खुश लग रहा है, चीयरफुल लग रहा है। तो जो चीयरफुल है ये हमारे ही का मतलब हमारा जो सब्जेक्ट है सेंटेंस का, उसको थोड़ा सा और वो मॉडिफाई और उसके बारे में थोड़ी सी हमें चीज़ें बता रहा है। तो ये होते हैं एडजेक्टिव्स। अब तीसरी चीज, एडवर्ब क्या होते हैं। एडवर्ब, तो एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट कैन मॉडिफाई अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एडवर्ब क्या क्या हमारे जो है मॉडिफाई करते हैं, वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं और दूसरे किसी एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं। तो इन सिंपल से एग्जांपल से हम देखते हैं। शी स्विम्स क्विकली, तो पहले तो मैं वर्ब को अंडरलाइन करता हूँ। स्विम हमारा यहाँ पर वर्ब हुआ। अब कैसे स्विम कर रही है, तो क्विकली, बहुत तेजी से। तो क्विकली, क्विकली जो है किसको मॉडिफाई कर रहा है, किसके बारे में ज्यादा हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, वर्ब के बारे में, स्विम के बारे में। तो क्विकली जो है वो है एडवर्ब। क्यों, क्योंकि यहां पर क्विकली जो है वो स्विम के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहा है, मतलब तैरने के बारे में बता रहा है कि धीमे तैर रहा है कि तेज तैर रहा है, कैसे तैर रहा है। तो ये हमें इसके वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, इसलिए हम उसे एडवर्ब कहते हैं।
एडजेक्टिव में क्या होता है कि वो हमें सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा था, और एडवर्ब हमें यहाँ पर वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल, मिल्खा सिंह रैन फास्टेस्ट। मिल्खा सिंह सबसे तेज दौड़े। तो मिल्खा सिंह सबसे तेज दौड़े, तो रैन जो है वो है हमारा यहाँ पर वर्ब, और कैसे दौड़े, तो बहुत तेज दौड़े मतलब फास्टेस्ट। फास्टेस्ट क्या बता रहा है, उनकी दौड़ने की एक्टिविटी की क्वालिटी बता रहा है, मतलब उसके बारे में और हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो वर्ब को जो मॉडिफाई करता है उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। तो ये हुए हमारे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एडजेक्टिव्स और एडवर्ब। अब हम चलते हैं हमारे एग्जाम्पल, इन्फिनेटिव के एग्जाम्पल में। तो पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। दे फंक्शन एज अ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एडजेक्टिव और एडवर्ब इन अ सेंटेंस। Although an infinitive is easy to locate because of the 2+ verb form, हमें पता है कि 2+ verb form होता है इन्फिनेटिव का। Deciding what function it has in a sentence can sometimes be confusing, लेकिन वो सेंटेंस में क्या फंक्शन, क्या रोल अदा कर रहे हैं, ये कई बार आइडेंटिफाई करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो हम कुछ एग्जाम्पल से इसे देखते हैं। टू वेट, यहाँ पर मैं क्या अंडरलाइन करूंगा, मैं इन्फिनेटिव वाले पार्ट को अंडरलाइन करूंगा। टू वेट सीम्ड फुलिश व्हेन डिसिसिव एक्शन वाज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर एक टू वेट हमारा स्टार्टिंग में आ रहा है, टू वेट सीम्ड फुलिश, ये एक्ट कर रहा है कैसा, एज अ सब्जेक्ट यहाँ पर। दूसरे एग्जाम्पल में एवरीवन वांटेड टू गो क्या है, हमारा इन्फिनिटिव वाला पार्ट है। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहा है, क्यों, एवरीवन वांटेड टू गो, ये एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है, किसका, यहाँ पे वांटेड जो हमारा वर्ब है उसके। तो अब इन्फिनिटिव है तो वर्ब का फॉर्म, लेकिन यहाँ पर वो हम उसे ट्रीट करेंगे कैसा, एज अ नाउन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वो एज अ सब्जेक्ट आ रहा है। यहाँ पर टू गो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो यहाँ पर भी हम इसे एज अ ट्रीट करेंगे कैसे, एज अ नाउन। इसे हम यहाँ पर गो को वर्ब की तरह नहीं ट्रीट करेंगे, इसे हम ट्रीट करेंगे एज अ नाउन। क्यों, क्योंकि ये टू गो हमारा फॉर्म आता है इन्फिनेटिव का, और इस सेंटेंस में ये टू गो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह आ रहा है। तो हमें कुछ चीज़ें देखनी है। पहली कि जो भी हमें वर्ब गिवन है या जो भी वर्ड गिवन है वो क्या है, हम पहले उससे आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम देखते हैं उसका फॉर्म क्या है, और तीसरा वो सेंटेंस में किस तरह से अपना रोल प्ले कर रहा है, क्या वो वर्ब की तरह आ रहा है, या फिर वो एक नाउन की तरह आ रहा है, या वो एडजेक्टिव की तरह आ रहा है, या वो एडवर्ब की तरह आ रहा है। सब कुछ डिपेंड करेगा कि सेंटेंस में वो किस तरह से आ रहा है, सेंटेंस में वो क्या रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। तो जरूरी नहीं आप गो देखो और आप बोलो कि अरे गो तो जो है वो एक्शन वर्ब होता है, होता होगा, वो दूसरा सेंटेंस में एक्शन वर्ब हो सकता है, होगा भी, लेकिन यहाँ पर वो एक इन्फिनेटिव की तरह आ रहा है और ऑब्जेक्ट की तरह हम उसे ट्रीट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे जो हम नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ रहे हैं, यहाँ पे ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। तो जब भी इस तरह के जो पार्ट्स हैं जहाँ पर ओवरलैपिंग होती है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हमें होने लगता है। इसी वजह से इनके आप बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकल डिटेल्स में आप मत जाइए। जो भी चीज़ें आपको लिखी रहेंगी वो तो आपको क्वेश्चन में देंगे ही, आपको सिर्फ आपके एग्जाम में सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है राइट आंसर को। इसलिए थोड़ी थोड़ी आपको इनकी मोटी मोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि टू गो अगर लिखा है तो एटलीस्ट मैं इसमें ना रहूं कि अरे गो तो जो है वो वर्ब होता है और यहाँ पर तो पता नहीं कैसे आ रहा है। नहीं, मुझे बस इतना पता होना चाहिए कि हाँ यार टू गो करके कोई एक फॉर्म होता है जैसे हम इन्फिनेटिव कह सकते हैं, और वो कभी कभी जो है नाउन की तरह भी यूज़ होता है, तो ठीक है, ये सेंटेंस ठीक है। बस इतने में आपका काम हो जाएगा। पर आपको पता होना चाहिए कि टू गो क्या है, इस तरह के फॉर्म कैसे चेंज हो रहे हैं, तभी आप एग्जाम में इसे आपके दिमाग में ये चीज़ें क्लिक होंगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं। हिज एम्बिशन इज टू फ्लाई, अगेन टू फ्लाई यहाँ पर हमारा क्या है, इन्फिनेटिव, और ये किस तरह से हो रहा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्यों, हिज एम्बिशन इज टू फ्लाई, इस यहाँ पर क्या है, हमारा वर्ब है। अब टू फ्लाई क्या है, हमारे एम्बिशन को बता रहा है। एम्बिशन क्या है, उड़ने का एम्बिशन है। तो टू फ्लाई हमारा क्या बता रहा है, एक्स्ट्रा चीज बता रहा है, इंफॉर्मेशन बता रहा है हमारे मेन सब्जेक्ट के बारे में, इसलिए हुआ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब चौथा, ही लैक्ड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, ये हमारा इन्फिनेटिव वाला पार्ट हुआ। अब ये टू रेजिस्ट, क्या रेजिस्ट, स्ट्रेंथ, तो एडजेक्टिव की तरह काम आ रहा है। लैग्ड हमारा यहाँ पर क्या होगा, वर्ब। अब जो हमारा टू रेजिस्ट है ये एडजेक्टिव की तरह यहाँ पर काम आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ऊपर है सब्जेक्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पर ये एडजेक्टिव। हर चीज़ अलग अलग तरह से यहाँ पर यूज हो रही है। रेजिस्ट किसको क्वालिफाई कर रहा है, हमारे यहाँ पर स्ट्रेंथ को कर रहा है, तो ये एज ए एडजेक्टिव यहाँ पर यूज होगा। फिर वी मस्ट स्टडी टू लर्न को मैं यहाँ पर अंडरलाइन करता हूँ। अब यहाँ पर स्टडी टू लर्न, वी मस्ट स्टडी, मस्ट हमारा यहाँ पर क्या दिख रहा है, हमें अपना वर्ब दिख रहा है। तो टू लर्न जो है किसे क्वालिफाई कर रहा है, हमारे मस्ट भी और स्टडी भी, सॉरी यहाँ पर स्टडी भी हमारा है ना,
स्टडी मस्ट भी है और स्टडी, ये दोनों हमारे वर्ब्स हैं। थ्रू टू लर्न हमारा स्टडी को क्वालिफाई यहाँ पर कर रहा है, तो वो एज अ ट्रीट हो रहा है हमारे एडवर्ब को, मतलब यूज में आ रहा है, रोल प्ले कर रहा है एज अ एडवर्ब। तो ये हुआ हमारे इन्फिनेटिव के पार्ट्स। अब इन्फिनेटिव में एक चीज़ और है, मतलब दो चीज़ें और हैं, पर उसे हम अभी कवर करेंगे नहीं। एक होता है इन्फिनेटिव में बेयर इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव, और एक और होता है स्प्लिट इन्फिनेटिव। ठीक है, तो ये बेयर इन्फिनेटिव स्प्लिट इन्फिनेटिव इसमें होता है, लेकिन हम उतनी ज़्यादा डिटेल में अभी जाना नहीं चाहते। हम अपने सेशन को अभी बेसिक ही रखना चाहते हैं। सिर्फ आपको मैं ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें होती हैं, ये उनके कुछ पार्ट्स हैं जो कि थोड़े से एक एनोमली जैसे हैं, मतलब थोड़े से अजीब से हैं, आपके लिए नए भी हो सकते हैं। तो ऐसा ऐसा होता है हमारी इस लैंग्वेज में, इंग्लिश में ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। आपको फिलहाल ये चीज़ें पता होनी चाहिए। डिटेल्स में तो हम बाद के चैप्टर्स में भी उसे कवर करेंगे। अब देखते हैं हम, कॉम्प्लीमेंट वाले पार्ट हमने यहाँ पर देख लिए। अब आता है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल भी हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब का एक और पार्ट है। तीन उसमें कैटेगरीज होती हैं, पहला इन्फिनेटिव। अब आते हैं हम पार्टिसिपल में। तो ऊपर आपने देखा था जो हमने टेबल बनाई थी 6 फॉर्म्स की, वहां पर था एक पास्ट पार्टिसिपल और एक था प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, तो अ वर्ब फॉर्म दैट कैन फंक्शन एज एन एडजेक्टिव। तो पार्टिसिपल्स कैसे काम करते हैं? एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं, एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल्स, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। तो ये तो हमने ऊपर के जो हमने टेबल बनाई थी 6 फॉर्म्स की, वहां पर भी हमने देखा था। लेकिन यहाँ पर नोटिस करने वाली बात क्या है कि जो पार्टिसिपल्स हैं वो एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं। दिस इज एन इंटरेस्टिंग बुक, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इंटरेस्टिंग को। ये क्या बता रही है? बुक के बारे में बता रही है। बुक कैसी है? इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो बुक को ये क्वालिफाई कर रही है। बुक क्या है? हमारा नाउन है, और नाउन को जो क्वालिफाई करता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव। तो इंटरेस्टिंग हमारे इस केस में यहाँ पर एडजेक्टिव है। अब इंटरेस्टिंग क्या किस तरह का फॉर्म है? वर्ब प्लस आईएनजी का फॉर्म है। ठीक है, तो हमारा इसमें जो हमारा मेन वर्ब या हमारा जो बेस फॉर्म होगा वो है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का ये जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है। क्यों? क्योंकि हम इसे आईएनजी, इसमें आईएनजी जोड़ के इसे हम बना रहे हैं। इंटरेस्ट का हो गया इंटरेस्टिंग। तो इंटरेस्टिंग क्या? बुक। तो बुक को ये क्वालिफाई कर रहा है, इस वजह से क्या हुआ? ये एडजेक्टिव। उसी तरह से दूसरे एग्जाम्पल में, दिस इज अ कंफ्यूजिंग टॉपिक। कंफ्यूजिंग को मैं अंडरलाइन करता हूं। ठीक है, अब दिस इज अ कंफ्यूजिंग टॉपिक। अगेन कंफ्यूज जो है हमारा बेस फॉर्म है, उसमें हमने आईएनजी ऐड करके उसे क्या बनाया? प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाया। अब कंफ्यूजिंग क्या है? टॉपिक है। टॉपिक इस केस में क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। तो एक नाउन को ये क्वालिफाई कर रहा है, इस वजह से ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है यहाँ पर। तीसरा एग्जाम्पल, आई डोंट लाइक स्क्रीमिंग चिल्ड्रन। स्क्रीमिंग को मैं अंडरलाइन करता हूँ। ये भी क्या है? हमारा वी प्लस आई एन जी फॉर्म, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल है। स्क्रीमिंग चिल्ड्रन, किस तरह के बच्चे? चिल्लाने वाले बच्चे। तो स्क्रीमिंग चिल्ड्रन, चिल्ड्रन हमारा क्या है? यहाँ पर नाउन है, और स्क्रीमिंग जो है हमारे इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द हाउस लुक्ड अबैंडन्ड। तो यहाँ पर मैं अंडरलाइन करूंगा लुक्ड को। ठीक है, ये क्या है? लुक्ड। ये हमारे लुक जो हमारा बेस फॉर्म है उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। द हाउस लुक्ड अबैंडन, कैसा दिख रहा था? अबैंडन दिख रहा था। उसी तरह से द रिकवर्ड एनिमल्स विल बी रिलीज, तो रिकवर्ड। या अ लॉस्ट चाइल्ड, तो यहां पर लॉस्ट। तो ऊपर के जो ये 3 एग्जाम्पल हैं ये हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के, और नीचे के जो 3 एग्जाम्पल हैं ये हैं पास्ट पार्टिसिपल के। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे जो प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल्स हैं वो किस तरह से एडजेक्टिव का भी काम करते हैं सेंटेंसेस में। अब हम चलते हैं तीसरे पार्ट जो है जेरेंड्स। जेरेंड्स, अ जेरेंड इज अ वर्ब फॉर्म दैट एंड्स विद इन आईएनजी एंड फंक्शंस एज अ नाउन। अब यहां पर फिर हमारे पास 2 कंफ्यूजन हो गए। क्या कंफ्यूजन हो गए? एक तो ये भी आईएनजी फॉर्म में एंड कर रहा है, और हमारा यहां पर ये भी आईएनजी फॉर्म में एंड कर रहा था, वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। अंतर कहां पर आ रहा है कि ये फंक्शन करते हैं एज अ नाउन, और ये जो थे हमारे प्रेजेंट पार्टिसिपल वो फंक्शन करते हैं एज अ एडजेक्टिव। तो वर्ब फॉर्म वहां पर भी आईएनजी है, यहां पर भी आईएनजी है। किसमें? पार्टिसिपल और जेरेंड में। लेकिन जो हमारे पार्टिसिपल्स हैं वो एज अ एडजेक्टिव काम कर रहे हैं, और जो हमारे जेरेंड्स हैं वो एज अ नाउन काम करते हैं। ये अंतर है दोनों में, छोटा छोटा सा। ठीक है, अब इसे हम एग्जाम्पल से देखेंगे। पहले, सिंस अ जेरेंड फंक्शंस एज अ नाउन
इट ऑक्यूपाइज same position in a sentence that a noun ordinarily would. फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट की तरह आएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह आएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह आएगा, या ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन की तरह आएगा. जहां जहां नाउन आ सकते हैं वहां वहां जेरेंड का हम यूज कर सकते हैं उन पर्टिकुलर सेंटेंसेस में. ठीक है, कैसे वो हम देखते हैं. तो हमारे पास पहला एग्जांपल है, ट्रैवलिंग माइट सेटिस्फाई योर डिजायर फॉर न्यू एक्सपीरियंसेस. तो यहाँ पर ट्रैवलिंग, इसे मैं अंडरलाइन कर देता हूँ. ट्रैवलिंग माइट सेटिस्फाई योर डिजायर. तो ट्रैवलिंग यहाँ पर किस तरह से काम कर रहा है, एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है. ट्रैवल एक हमारा वर्ब है, लेकिन ये हम यहाँ पर वर्ब की तरह नहीं यूज कर रहे हैं, इसे हम यहाँ पर एज अ जेरेंड मतलब एज अ नाउन की तरह यूज कर रहे हैं. जैसे स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो वहां पर स्विमिंग जो है वो एक वर्ब नहीं है, स्विमिंग वहां पर एक जेरेंड की तरह काम कर रहा है, एक नाउन की तरह काम कर रहा है. तो ये होते हैं जेरेंड्स. आईएनजी फॉर्म में आते हैं, वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, लेकिन एज अ नाउन हम उसे सेंटेंस में यूज करते हैं. मतलब वो अपना जो रोल प्ले है वो नाउन का रोल प्ले करते हैं वहां पर. अब दूसरा एग्जाम्पल, दे डू नॉट अप्रिशिएट माई सिंगिंग. तो यहाँ पर है सिंगिंग, मुझे साफ साफ दिख रहा है. अब दे डू नॉट अप्रिशिएट माई सिंगिंग, तो ये जो हमारा सिंगिंग वाला पार्ट है ये एक ऑब्जेक्ट की तरह यहाँ पर काम कर रहा है. मतलब जो हमारा जेरेंड है, जो हमारा वर्ब फॉर्म है, वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है. ऑब्जेक्ट मतलब अगेन नाउन की तरह काम कर रहा है. माई कैट्स फेवरेट एक्टिविटी इज स्लीपिंग. अगेन यहाँ पर ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है. हमारा जो मेन सब्जेक्ट है उसी के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन वो दे रहा है. ठीक है, और जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है वो क्या हो सकते हैं, वो नाउन हो सकते हैं, वो प्रोनाउन हो सकते हैं, और एडजेक्टिव हो सकते हैं. तो इस केस में ये एज अ नाउन रहेगा. क्यों? क्योंकि जेरेंड हमेशा नाउन ही होते हैं. लास्ट एग्जाम्पल, द पुलिस अरेस्टेड हिम फॉर स्पीडिंग. ठीक है, तो स्पीडिंग यहाँ पर हमारा जेरेंड है. और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन क्या होता है, फॉर हमारा जो है प्रीपोजिशन होता है. उसके बाद में जब भी हम इस तरह से हमारा नाउन आता है तो उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन. तो इस तरह से आप एग्जांपल में देखेंगे, जेरेंड है और ऊपर पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है. दोनों आईएनजी फॉर्म में एंड करते हैं, लेकिन पार्टिसिपल या हमारा जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो काम करता है एज ए एडजेक्टिव, और जो हमारा जेरेंड है वो काम करता है एज अ नाउन. तो ये बहुत छोटे छोटे से डिफरेंसेस हैं जो कि ऑफकोर्स आपको सेंटेंस में देखने पर ही पता चलेंगे. आप ऐसे ऐसे कोई पर्टिकुलर वर्ड देख के आप नहीं बता पाएंगे कि ये जेरेंड है, या ये पास्ट पार्टिसिपल है, या फिर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, या फिर ये क्या है. वो जो भी वर्ड्स हैं वो पर्टिकुलर सेंटेंस में अपना क्या रोल प्ले कर रहे हैं, उनको देख के हम डिसाइड करेंगे कि वो जेरेंड है, या फिर वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, या फिर वो एज अ वर्ब की तरह काम कर रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं. ठीक है, अब हमारा लास्ट टॉपिक, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स. ये भी एक तरह से हमारा कैटेगराइजेशन हुआ वर्ब्स का. अब यहां पर इस कैटेगराइजेशन का बेसिस क्या है, अ ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब that can take a direct object. In other words, the action of a transitive verb is done to something or something. मतलब जो भी हमारा जो एक्शन है हमारे वर्ब का, वो किसी ना किसी सब्जेक्ट पर हो रहा है, होगा. सेंटेंस में क्लियरली हमें ये चीज़ दिखेगी. तो इस तरह के जो वर्ब्स होते हैं जिनका जो भी एक्शन है वो हमारे किसी ना किसी ऑब्जेक्ट पर होता है, तो उसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब. एग्जाम्पल की तरह हम देखते हैं, शी प्लेड द पियानो. अब आप देखेंगे यहाँ पर प्लेड क्या है हमारा, ये हुआ हमारा वर्ब. क्या प्ले किया, तो पियानो प्ले किया. तो पियानो को मैं यहाँ पर अंडरलाइन करता हूँ, या पियानो की जगह मैं प्लेड को अंडरलाइन करता हूँ, क्योंकि हम वर्ब देख रहे हैं. प्लेड, ये प्लेड क्या है, ये है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब. क्यों है ये ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि जो हमारा वर्ब है वो किस पर एक्शन कर रहा है, वो पियानो पर एक्शन कर रहा है. तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हमें दिया हुआ है. तो ऐसा कोई भी सेंटेंस हो जिसमें हमारे वर्ब का कोई ना कोई ऑब्जेक्ट हो, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, तो उसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब. जैसे आई थ्रू द बॉल. तो थ्रू यहाँ पर क्या हुआ हमारा, अगेन ट्रांजिटिव वर्ब हुआ. क्या फेंका मैंने बॉल फेंकी. तो बॉल हमारा क्या है यहाँ पर, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया. तो ये भी हमारा ट्रांजिटिव वर्ब का एग्जाम्पल है. फिर ही गेव हर द बुक. अब ये इंटरेस्टिंग है, ही गेव हर द बुक. तो ऑफकोर्स गेव तो हमारा यहाँ पर वर्ब हो जाएगा. अब यहाँ पर दो वर्ब आ रहे हैं, हर भी है और बुक भी है. अब आपको याद हो, अगर हमने पहले चैप्टर में देखा था, एक होते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरे होते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अब ये आपका होमवर्क है, आप मुझे बताएंगे कि यहां पर हर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या बुक यहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है.
ठीक है। तो ट्रांजिटिव वर्ब यहाँ पर भी ऑफकोर्स ऑब्जेक्ट है हमारा, इनमें से आप देख के बताइएगा कि कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो गेव हमारा किसी ना किसी चीज पे एक्ट कर रहा है, तो इस वजह से गेव भी हमारा हुआ ट्रांजिटिव वर्ब। लास्ट हमारा है इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं। एन इंट्रांजिटिव वर्ब इज वन दैट डज नॉट टेक अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डज नॉट टेक अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इन अदर वर्ड्स इट इज नॉट डन टू समथिंग और समथिंग, मतलब किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर वो एक्ट नहीं कर रहा होता है। इट इन्वॉल्व्स द सब्जेक्ट, ओनली द सब्जेक्ट, केवल सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है। जैसे एग्जाम्पल, रवि इज पेंटिंग राइट नाउ, तो यहां पर एक्टिविटी क्या हो रही है, या हमारा वर्ब क्या है, पेंटिंग। लेकिन क्या पेंट कर रहा है ये हमें यहाँ पर कुछ नहीं बताया जा रहा है, सिर्फ पेंटिंग है। हमें इतना पता है कि अभी जो है रवि पेंटिंग कर रहा है, अब क्या पेंटिंग कर रहा है मुझे नहीं पता, कोई भी इसका चीज़ का कोई ऑब्जेक्ट नहीं यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। इस वजह से चूंकि पेंटिंग के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, पेंटिंग का कोई भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, ये हुआ इंट्रांजिटिव वर्ब। फिर आई रैन स्विफ्टली, रैन, मैं बहुत तेजी से दौड़ा, तो कैसे दौड़ा, तेजी से दौड़ा। अब यहाँ पर स्विफ्टली क्या है, ये एडवर्ब है, क्यों, क्योंकि ये हमारे वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। कैसे दौड़ रहा हूँ इस चीज़ को वो और ज़्यादा उसकी डिटेल बता रहा है कि मैं तेजी से दौड़ रहा हूँ, स्विफ्टली दौड़ रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे इस सेंटेंस में फिर से कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये जो वर्ब है ये किस तरह का वर्ब हुआ, इंट्रांजिटिव वर्ब। लास्ट हमारा एग्जाम्पल, द पायरेट लाफ्ड हार्टिली। अब यहाँ पर जो हमारा वर्ब क्या है, लाफ्ड, कैसे हंसा वो, दिल खोल के हंसा, ठीक है। लेकिन अब किस पे हंसा ये हमें यहाँ पर बता नहीं रहे, मतलब किस पे हंस रहा है, कुछ एक ऑब्जेक्ट नहीं है ना हमारे जो वो हंसा, तो किस पे हंसा। लाफ्ड का यहाँ पर जो हमारा वर्ब है लाफ्ड, उसका कोई भी यहाँ पर एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, तो चूंकि कोई ऑब्जेक्ट इसका डायरेक्ट नहीं आ रहा है इस वजह से ये भी हुआ हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ये भी एक तरह की क्वालिफिकेशन, हमारा क्लासिफिकेशन है वर्ब की, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स। तो यहाँ पर हमने इतने पार्ट्स यहाँ पर कवर कर चुके हैं। एक पार्ट अभी इसमें और बचा है जो है हमारे वर्ब की प्रॉपर्टीज, जिसमें टेंस आएगा, वॉइस आएगा, मूड आएगा, ठीक है, और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन, सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम उसमें कवर करेंगे। तो वो चीज़ें हम कवर करेंगे हमारे थर्ड पार्ट में। इसके अलावा एक टेंस भी हमारा बचा हुआ है, तो टेंसेस को हम एक सेपरेट चैप्टर में देखेंगे। तो आज के चैप्टर को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और अगले चैप्टर में हम मिलेंगे जब हम वर्ब की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे।